हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला मार्च कप का फाइनल, जो कि होने जा रहा है न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो लगभग 2-2.5 महीने की मशक्क़त के बाद अभी जो है हम आ पहुँचे हैं फाइनल पे। काफ़ी अच्छा गया है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो 15-16 मैचेस में से लगभग 12-13 मैचेस तो हमने इजीली विन करे ही हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्वीप्स भी हुए हैं, बहुत ही अच्छे वाले। कुछ एवरेज गए हैं, लेकिन लॉस उतना ज़्यादा जो है नहीं हुआ है। और जैसे हमने एक्सपेक्ट करा भी था कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी अच्छा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कैसा गया, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अच्छे गए होंगे। अभी यह है फाइनल, ठीक है। पहले जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं दोनों ही टीमों में, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स के टीम में। मैं आपको छोटा सा एक रिमाइंडर देता हूँ। विक्टोरिया, अच्छा जो मतलब वुमेन का मैच हुआ था, WNCL का जो मैचेस हुए थे, हमने जो कवर करे थे पूरे टूर्नामेंट, वहाँ पर विक्टोरिया वुमेन के साथ एक चीज़ हुआ था। आपको याद होगा कि पूरे टूर्नामेंट में उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जैसे कि मेग लैनिंग, एलिस पेरी, सोफी मोलिन्यो और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट जो है उनको खींच के वो ले गए थे, अनटचेबल नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए, विक्टोरिया वुमेन की तरफ से इश्यूज़ जो है आने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा फिसलने लगे थे। इवन फाइनल में भी वो बहुत ही एक तरफा तरीके से हारे थे, ये आपको याद ही होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ कुछ हद तक अप्लाई हो सकता है कल के मैच पे न्यू साउथ वेल्स की टीम के साथ भी। अगर आपने पूरा टूर्नामेंट सही से देखा होगा तो आपको पता होगा कि न्यू साउथ वेल्स की टीम के मेजर परफॉर्मर्स कौन कौन से थे। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से आपने देखा होगा डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मोजेस हेनरिकेस, बॉलिंग से पैट कमिंस, ये कंसिस्टेंटली डे वन से अच्छा कर रहे थे। इनमें से डेविड वार्नर सीजन के शुरुआत में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब से वो आए थे उन्होंने मतलब धागा खोल के रखा हुआ था, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद आखिरी मैचेस में भी आपने देखा होगा डैनियल सैम्स खेले थे, हेजलवुड खेले थे। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेले थे। लेकिन आपको पता होगा कि IPL के चलते ये सारे ही जो हैं IPL टीम्स के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये जो है कल के मैच में कोई भी इनमें से इस मैच का पार्ट बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो एक झटके में कम से कम 6 से 7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स को जो है मिस करने वाली है न्यू साउथ वेल्स की टीम। अगर आप दूसरी तरफ से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखेंगे तो उनके तरफ से तो सीज़न के शुरुआत से ही जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो पार्ट हैं, जो IPL की टीमों में जुड़ चुके हैं, वो सीज़न के शुरुआत से नहीं है। तो उनका जो टीम है इसी स्ट्रक्चर के साथ, इसी स्क्वाड के साथ अभी यूज टू हो चुका है, ठीक है। तो उनके पास एक सेट प्लेइंग 11 है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स के पास ये कुशन जो है नहीं है। तो इसीलिए दिक्कत जो है न्यू साउथ वेल्स की टीम को आ सकता है, ये आपको पहले ही समझना पड़ेगा। ऑन पेपर भी अगर आप देखेंगे तो न्यू साउथ वेल्स की टीम ही आपको थोड़ा सा जो है ख़राब होती हुई दिखेगी। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। अगर ये मैच न्यू साउथ वेल्स की टीम ख़राब खेलती भी है, अगर न्यू साउथ वेल्स वीकर टीम है भी, तो भी कम से कम 4 से 5 प्लेयर्स तो उनकी तरफ से आपको लेने ही पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे और क्या चांस है न्यू साउथ वेल्स का कि वो इस मैच से कुछ कर सकें, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। ध्यान से जो है पूरा वीडियो देखते जाना। उम्मीद मत रखना ये कि मैं कुछ नए नए प्लेयर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि फाइनल है, लगभग सारे प्लेयर्स के बारे में सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी जो यूनिक होंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस होगा जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हर वीडियो में ही मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए अलग लाने की, वो काफ़ी हद तक काम पे भी आता है और आई बिलीव यहाँ पर भी आएगा। बस ध्यान से सुनते जाना एंड तक, है ना। चलो, तो ये मैच होने जा रहा है बैंक्सटाउन ओवल सिडनी में, ठीक है। सिडनी का ही ग्राउंड है, लेकिन ये दूसरा कहीं ग्राउंड है। आखिरी 2 सीजनों में इंक्लूडिंग दिस सीज़न इस ग्राउंड पे कोई मैचेस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने ऑब्जर्व करा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दूसरे सिडनी के ग्राउंड से यहाँ पे, ठीक है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर आपको पीछे होती दिख जाएगी। शुरुआती समय में, जैसे कि अगर मैं रिसेंट 5 मैचेस जब आपको देखूंगा, आपको देखिएगा शुरुआती 2-3 मैच में न्यू साउथ वेल्स अच्छा कर रही थी, लेकिन आखिरी 5 में वो थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं। एक ऑब्जर्वेशन लेकिन यहाँ पे है, बहुत सारे फिक्सचरों की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे मैचेस हमें मिल जाएंगे जो सिडनी में हुआ था, ठीक है। तो वो एक चीज़ देखने लायक है। अच्छा, एक चीज़ जो है बताना भूल गया, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखना है आपको वीडियो, ठीक है, वीडियो के कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक 500 रुपीज़ का गिव अवे होगा। क्या रूल होगा, क्या होगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होगा। वीडियो के बीच में ही कहीं ना कहीं पे वो क्वेश्चन भी होंगे, वो रूल्स भी होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, और आपके लिए ही ये
पूरे मार्च कप के गिफ्ट के तौर पर आप समझ सकते हैं। फाइनल में आपके लिए ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, तो पूरा वीडियो सही से देखना, ठीक है। अच्छा, जो काम की बात है वही करते हैं पहले। तो आखिरी मैच में यही कुछ हालत है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि सिडनी में जब भी मैचेस हुए हैं ना, न्यू साउथ वेल्स उतना बुरा नहीं खेली है जो सिडनी के बाहर उनका परफॉर्मेंस रहा है जैसा बुरा। क्या है सब कुछ हम दिखते हैं, तो नोटिस करते जाना। यह है पहला मैच, ठीक है, और यह है आखिरी मैच जो आखिरी 5 में से न्यू साउथ वेल्स जीती है। तो ये है ये छठा मैच है मेरे ख्याल से, नहीं 5वां मैच, चलो हो गए। तो यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 207। मैं परफॉर्मेंस गिना नहीं रहा, आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर बड़े ही आराम से जो है चेस कर लिया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डैनियल ह्यूजेस दिख जाएंगे, एशन टर्नर तब बॉलिंग भी करवाते थे, तो उनके यहाँ पर 2 विकेट्स थे। ये मैच हुआ था सिडनी में, तो सिडनी में मैच हुआ, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही, आप नोटिस कर सकते हैं। बॉलिंग भी इवन अच्छी ही हुई थी, लेकिन करंट स्क्वाड मेंबर्स में ज़्यादा कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। 2017 में वहाँ गए, ठीक है। ये मैच हो गया पर्थ पे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं, 269 शॉन मार्स, और यहाँ से अबॉट जो आपको दिख जाएंगे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। न्यू साउथ वेल्स ने वो चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन हेनरिकेस फिर से आपको दिखेंगे, मोजेस हेनरिकेस और डैनियल ह्यूजेस, भाई साहब यहाँ पे उनको तंग करके रख दिया है न्यू साउथ वेल्स की तरफ से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, इन दोनों प्लेयर्स ने, ठीक है। आपको ये नाम दिख भी जाएगा, पूरा जो है आपको वीडियो सही से देखना पड़ेगा, देखते रहो। पैटरसन ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, एक बहुत ही बड़े अलग हट के परफॉर्मर के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं कर्टिस पैटरसन। बॉलरों में से देखेंगे तो डार्सी शॉट और जेसन बेरेंडॉर्फ, जो कि हमेशा ही पर्थ के ग्राउंड से अच्छा करते हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, लगभग 2-2.5 महीने बाद ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में खेले हैं, और आके ही क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने करा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो पर्थ में मैच हुआ, बेरेंडॉर्फ ने धागा खोल दिया साथ में डार्सी शॉट के साथ। अगला मैच फिर से ये मैच हुआ पर्थ में, फिर से न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग यहाँ पर खराब हुई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी उतना, 260 पर वो निपट गए थे, यहाँ पर 204 पर वो निपट गए। लीड किया था किसने, ये कुछ प्लेयर्स थे जिनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जैक एडवर्ड्स 75 रन बनाते दिखेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस तो कर लिया। अच्छा नोटिस करो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पर तो चलिए बैटिंग कोलैप्स ही हो गया, यहाँ पर भी 269 जीत गई अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद यहाँ पर चेस तो किया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जॉश फिलिपी और एस्टन टर्नर यहाँ पर बॉलिंग से आपको बैटिंग से दिख जा रहे हैं। हेनरी केस यहाँ पर बॉलिंग से भी थे सैम्स वगैरह के साथ। अच्छा फिर से जैसे ही हम सिडनी वापस आ गए, है ना, फिर से जैसे ही हम सिडनी वापस आ गए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखिए 210 पर 6, लगभग टॉप ऑर्डर के मेजॉरिटी ऑफ द बैट्समैन जो थे वो आउट हो गए थे। मिचेल मार्श 30, डार्सी शॉट 35, शॉन मार्श जो लगभग हर फिक्चर में ही रहते हैं यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और यहाँ पर बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अभी न्यू साउथ वेल्स ने 35 ओवर का मैच हुआ था यहाँ पे, 35 ओवर में 210 रन जब बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, तो मैच वहीं पे खत्म हो, मतलब रुक गया था। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स ने 35 ओवर में 235 रन बनाए थे, जो कि बुरा स्कोर नहीं है, आप समझ सकते हैं। 6 के ऊपर रन रेट था, 7 विकेट गिरे थे, लेकिन टारगेट उससे भी ज़्यादा हो गया था डकवर्थ पिच लगने के बाद, और वो मैच हार गए थे। लेकिन बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी। जैसे ही सिडनी मैच वापस आया, फिर से आपको दिखेगा कौन, डैनियल ह्यूजेस और मोजेस हेनरिकेस। बॉलरों में से फिर से कोई अवेलेबल नहीं है। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या कि सिडनी में ये मैच हुआ था, तो न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर बनाया था 348, है ना। फिर से डैनियल ह्यूजेस, मोजेस हेनरिकेस, और इस बार साथ में जुड़ गए मैट गिल्स, और बॉलरों में से फिर से कोई अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई एक बार फिर से। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जॉश फिलिपी दिख जाएंगे, एस्टन अगार्ड दिख जाएंगे, और यहाँ पर बॉलरों में से शॉन अबॉट दिख जाएंगे, जो लगभग हमेशा ही सिडनी के ग्राउंड पे अच्छा करते रहते हैं। तो जो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, जो चीज़ हम समझ सकते हैं, वो है ये कि 2 हिस्सों में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक मैचेस विच हैपेंड इन सिडनी, और एक जो मैचेस सिडनी में नहीं हुए हैं। हालांकि एक ही वो मैच, 1 या 2 मैच शायद हमें मिले हैं जो सिडनी में नहीं हुआ है। तो जो हम मैचेस सिडनी में हुए हैं, अगर हम उनको कंसिडर करें, तो जो चीज़ हम देख सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक है। और चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीते या फिर हारे, अगर तो अलग ही बात है, लेकिन अगर वो जीत भी जाते हैं तब भी उनकी बैटिंग यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हुई है जितना अच्छा हमने न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग को होते हुए देखा है। मैं फिर से आपको नोटिस करवा देता हूँ, वैसे तो दिखा ही दिया था मैंने। देखो सिडनी में मैच हुआ, न्यू साउथ वेल्स 210 2 विकेट के नुकसान पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कोलैप्स। ये पर्थ में मैच हुआ था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीती भी थी, लेकिन 269 ज़्यादा स्कोर नहीं है। न्यू साउथ वेल्स लगभग चेस कर चुकी थी, लेकिन विकेट हाथ में नहीं था उनका। फिर से पर्थ में मैच हुआ, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हुई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीत तो गई, लेकिन उनका भी बैटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाया था। सिडनी में वापस आया मैच,
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 35 ओवर में 210 रन, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, आप कह सकते हैं। टॉप ऑर्डर के लगभग सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे। हो सकता है कि 10 ओवर के भीतर वो ऑल आउट भी हो जाते, लेकिन डकवर्थ तो लग गया, जहाँ पर फिर से न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग अच्छी, मतलब बुरा नहीं हुआ था यहाँ पे। आखिरी जो मैच न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर धागा खोल दिया था, पहले बैटिंग करके 48 रन बना के, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एज एक्सपेक्टेड फिर से यहाँ पर ऑल आउट होती हुई हमें दिख रही है। हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स थे दोनों ही टीमों में जो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यह है ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है कि न्यू साउथ वेल्स की तरफ से डैनियल ह्यूजेस और मोजेस हेनरिकेस दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत तंग करके रखा हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ठीक है, उस तरह से और कोई कंसिस्टेंट तो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो ये है कहानी। अगर आप फिर भी कुछ देखना चाहते हो डेप्थ में, तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। सारे मैचेस, कौन कौन से परफॉर्मर्स है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैटिंग से ज़्यादा कोई नाम नहीं है। सिर्फ एस्टन टर्नर का नाम है, 47 औसत है इनका, जिनमें से एक बार 70 उन्होंने बनाया था और वहाँ पर नॉट आउट भी रह गए थे, तो इसीलिए उसका फ़ायदा उनको मिला है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से अगर हम बात करें तो डैनियल ह्यूजेस नोटिस करो। ठीक है, सिर्फ डैनियल ह्यूजेस की नोटिस करोगे। मोजेस हेनरिकेस और डैनियल ह्यूजेस, जो नाम मैंने आपको ऊपर बताए, उनका इफेक्ट कैसा रहा है वो ऑब्जर्व करो। डैनियल ह्यूजेस 99 का औसत है उनका, और 5 बार खेले हैं, 5 बार खेले हैं, उनमें से 3 बार 50+ स्कोर और 2 लगातार बार, आपने नोटिस करी होगी, 2 लगातार बार, और दोनों ही बार जो सिडनी में मैचेस हुए 152 और उसके बाद 112 नॉट आउट। मतलब अगर हम सिडनी के जो मैचेस हुए हैं उनको अगर कंसीडर करें ना, तो डैनियल ह्यूजेस का परफॉर्मेंस आपको और भी अच्छा दिख जाएगा। आप नोटिस करिए 3 मैच यहाँ पर हैं, ठीक है, और उन्हीं 3 मैचेस में डैनियल ह्यूजेस ने धागा खोल के रखा है। देखो, मैच सिडनी, डैनियल ह्यूजेस 96, मैच हुआ पर्थ में, डैनियल ह्यूजेस का नाम नहीं है, मैच हुआ पर्थ में, डैनियल ह्यूजेस का नाम फिर से नहीं है। जैसे ही सिडनी, डैनियल ह्यूजेस 112 नॉट आउट, फिर से सिडनी, डैनियल ह्यूजेस 152 नॉट आउट। ठीक है, और वही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरह मोजेस हेनरिकेस भी हैं, 6 में से 3 बार 50+ स्कोर इनका भी है। बॉलिंग में बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल हैं सिर्फ शॉन अबॉट आपको दिख जाते हैं। बहुत खास तो कुछ नहीं है, 6 मैच 7 विकेट, लेकिन चलो कुछ तो है, बाकी इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अभी देखो, डैनियल ह्यूजेस के रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अब आप कह सकते हो कि पिछले मैच के पहले तक तो वो रन नहीं बना रहे थे, लेकिन आपको याद होगा जो पिछला मैच था न्यू साउथ वेल्स का क्वींसलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो 2 मैच आप देख रहे हैं ना, ये हुआ था लास्ट के समय में, पिछले सीजन में भी, और वहाँ पे डैनियल ह्यूजेस ने 2 मैच में लगातार शतक लगाया था, और ये चीज़ डैनियल ह्यूजेस के साथ हर बार होता है। मतलब मार्च कप में मैंने 2-3 कुछ प्लेयर्स देख रखे हैं जो एक्सपीरियंस है मेरा। उनमें से एक है डैनियल ह्यूजेस, जिनका सीज़न का शुरुआत तो बहुत स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलते जाते हैं ना, ऐसा खतरनाक परफॉर्मेंस वो करते हैं कि एट द एंड ऑफ द सीज़न जब आप उनकी एवरेज या फिर रन्स वगैरह देखने जाते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये इसने तो कुछ बहुत ही बड़ा कुछ करा होगा। लेकिन सीज़न के शुरुआत में बिल्कुल भी कुछ भी आपको उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलता है। मुश्किल से 10 या 15 एवरेज रहता है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न खत्म होता जाता है, इनका परफॉर्मेंस अलग लेवल पर चला जाता है, और ये चीज़ ऑलरेडी डैनियल ह्यूजेस ने करके दिखाया हुआ है पिछले मैच पर। ठीक है, अगर आपको लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसके बाद भी न्यू साउथ वेल्स ने एक शेफील्ड शील्ड का मैच भी खेला हुआ है, जिसके बारे में भी हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये सुनते जाओ। अच्छा, तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे पास अवेलेबल थी। कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देख पा रहे हैं, और बहुत ही कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशंस रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया है। और भी अगर आपको कुछ नज़र आया होगा तो और भी अच्छी बात है। अगर आप और देखना चाहते हो तो आप वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हेड टू हेड से ये सब सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हुई हैं, आई होप आप सबने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बताने के लिए। ग्राउंड है न्यू साउथ वेल्स का घर, मतलब सिडनी। ज़रूरी नहीं ये बैंक्सटाउन ओवल के रिकॉर्ड्स हो, नॉर्थ सिडनी ओवल के भी हो सकते हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिडनी की बात करें तो ये कुछ नाम आपके सामने आते हैं, जहाँ से जैक एडवर्ड्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन पता नहीं किस तरह के टच में होंगे, फॉर्म में होंगे, क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा कोई मैच वो खेले नहीं है। मोजेस हेनरिकेस यहाँ पर भी आ जाते हैं, और यहाँ पर औसत थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है उनका। डैनियल ह्यूजेस फिर से आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, 69 एवरेज, 11 मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस काफ़ी रखते हैं इस ग्राउंड पे वो, और 11 में से 6 बार 50+ स्कोर भी है, और 152 जो आपने ऊपर देखा था, मतलब इसी टीम के अगेंस्ट में वो हाईएस्ट स्कोर भी है। कर्टिस पैटरसन यहाँ पर भी है, 34-35 के बीच में औसत है इनका। और बॉलिंग में यहाँ पर शॉन अबॉट आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा करते हुए दिख जाते हैं। और हमेशा ही मैं कहता हूँ, वैसे अगर आपको याद हो कि इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मैच होना था ग्रुप स्टेज में, वो मैच हमने कवर करा था, हालांकि वो मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था।
बारिश के चलते। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कुछ चीज़ें, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको मिल जाएगी। जो भी हो, तो सॉन अबाउट वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जो हमेशा ही मैं कहता हूँ कि सिडनी ग्राउंड पे आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उसका एग्जांपल ये है बॉलिंग से, और वैसे भी इस सीजन में कमाल के फॉर्म पर वो रहे हैं इंजरी से पहले। बीच में इंजरी के चलते आखिरी मैच वो खेल नहीं पाए थे, हालांकि उसका बहुत इफेक्ट तो आया नहीं था, लेकिन इस मैच में उनकी बहुत ज़्यादा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो जो भी हो, बॉलिंग से ये आप देख सकते हैं, और डैनियल सैम्स। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं क्या क्या मैचेस होते हैं। देखिए, ये स्पेसिफिकली इसी ग्राउंड का मैच नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड पर ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं। हमें सिडनी के मैचेस देखने हैं कि कैसे कैसे होते हैं, रन्स कैसे बनते हैं, किस तरह के बॉलर्स का जो है हेल्प वगैरह होता है, वो सब कुछ हमें नोटिस करना है। तो यह पहला मैच जो हुआ था विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में, सेकेंड लास्ट सीजन का मैच था ये। विक्टोरिया ने बना था 327। आपको करंट स्कोर मेंबर्स में से अबाउट दिख जाएंगे। न्यू साउथ वेल्स चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है, जहाँ पर पैटरसन और कोई अवेलेबल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं पेसर्स के ही यहाँ पर है। और अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो आप एक कॉन्सिडरेशन ला सकते हो कि नहीं, चलो कुछ काम हो सकता है। नहीं तो स्पिनर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जो आखिरी मैच हमने कवर करा था न्यू साउथ वेल्स वर्सेस क्वींसलैंड, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ बताई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेसर्स का ही जो है ज़्यादा विकेट था, और ओकॉनल जो एक लेग स्पिनर है, तो उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ था। तो यही है। अच्छा, अभी है गिव अवे की बारी, गिव अवे के बारे में बताने की बारी। गिव अवे के 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा, आप खुद भी देख सकोगे यहाँ पे। क्वेश्चन के आंसर तो आपको देना ही है, वही तो मतलब वही है गिव अवे जीतने के ज़रिया। लेकिन उससे पहले आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स जो हैं 4 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, 5 माफ करना, 5 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। तो 5 रूल क्या क्या है कि आपको पहले तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अगर आप करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी हुई। आप उसके बाद आंसर दो, और उसके बाद एक से ज़्यादा आंसर देने वाले जो भी बंदे दिखेंगे हमें, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उनको ज़्यादा कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 या 12 आंसर लिख के आप एक ही आंसर दोगे, वही कंसिडर होगा। उससे ज़्यादा एक भी अगर आपने दिया तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, भले ही आपका आंसर उसमें से मतलब 10-12 आंसरों में से एक आंसर सही भी हो जाए, है ना। फर्स्ट अनएडिटेड आंसर विल बी कंसिडर्ड। जो भी बंदा पहला और सही आंसर देगा और अनएडिटेड आंसर होगा, उसी का जो है ये कंसिडरेशन होगा गिव अवे जीतने के लिए। और जो 5वां है कि आपको हैशटैग यूज़ करना है। हैशटैग क्या यूज़ करना है? हैशटैग आपको यूज़ करना है NSWWAU। ये आप रनिंग लेटर में भी लिख सकते हैं या फिर आप कैपिटल लेटर में से लिख सकते हैं, और चैनल का नेम भी आपको लिखना पड़ेगा। हैशटैग जो हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल का नेम है वही, और लिखना है आपको कैसे, रनिंग लेटर से, मतलब ये छोटे अक्षरों में ही लिखना है सब कुछ। ऐसा भी नहीं कि पूरे कैपिटल लेटर में लिख लिया या फिर कैपिटल लेटर स्टार्ट भी नहीं करना है। हैशटैग जब आप चैनल का नेम लिखोगे तब आपको रनिंग लेटर्स में लिखना है, और जब आप NSWWAU ये वाला हैशटैग यूज़ करोगे तब आप कुछ भी कर सकते हो, कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो, रनिंग लेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 5 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। 5 रूल्स फॉलो करोगे, आंसर आपका सही होगा, 500 रुपये आपके हो सकते हैं। और क्योंकि ये अनसर्टेन कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब किसी को भी नहीं पता है क्या हो सकता है, जब जस्ट आपको गेस ही करना है, तो हो सकता है कि अगर आप रूल सही से फॉलो कर लो तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत लोग मतलब रूल्स फॉलो करने के चक्कर में ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो सवाल क्या है? 2 सवाल है। एक कि हाउ मेनी बॉल्स विल कर्टिस पैटरसन फेस। अच्छा देखो, किसी को पता तो नहीं है क्या होगा, लेकिन अगर आप वीडियो सही से देखते हो ना तो आपको एक आइडिया तो लग सकता है ना, कि क्या हो सकता है। उसके बाद तो अलग है ही। और दूसरा सवाल यह है कि मिचेल स्टार्क और एस्टन अगर दोनों मिलाकर कितने विकेट्स लेंगे, ठीक है। मतलब आपको कैसे आंसर देना है, आपको देना है ये हैशटैग तो आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको 2 नंबर्स लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि कर्टिस पैटरसन 30 बॉल खेलेंगे, आपको लिखना है 30 स्पेस देके। अगर आपको लग रहा है मिचेल स्टार्क और एस्टन अगर मिला के 6 विकेट लेंगे, मतलब समझ लो मिचेल स्टार्क 3 एस्टन अगर 3, या फिर मिचेल स्टार्क 5 एस्टन अगर 1, ऐसा आपको अगर लग रहा है 6 विकेट लेंगे, तो 30 के बाद स्पेस लिख के स्पेस देके आपको लिखना है 6, ठीक है। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपको लग रहा है कर्टिस पैटरसन 30 बॉल खेलेंगे और मिचेल स्टार्क एस्टन अगर मिला के लेंगे 6 विकेट, आपका आंसर कैसा होगा? आपका आंसर होगा हैशटैग NSWWAU, हैशटैग हमारे यूट्यूब चैनल का नेम रनिंग लेटर्स में, उसके बाद स्पेस देके पहला आंसर जो कि होगा 30 अगर आपका 30 है तो, उसके बाद स्पेस देके 6 अगर आपका आंसर 6 है तो। बिल्कुल सिंपल है।
अगर समझ नहीं आया तो फिर से बैक करके सुन लेना। और वैसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पे बता भी दूंगा, तो हाँ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं, और गिव अवे के बारे में अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ बताना हो तो वहीं पे बता दिया जाएगा। तो ये है गिव अवे की बातें। तो ये था पहला मैच, आप आई हो आप भूल नहीं गए होंगे गिव अवे के चक्कर में। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं। और हाँ, गिव अवे 500 रुपये का है, जो मैं बताना भूल गया था, पहले मैं बताया था, अगर आप भूल गए होंगे तो। अच्छा, दूसरे मैच पे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, पिछले सीजन के न्यू साउथ वेल्स के मैचेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलते थे, तो थोड़ा सा मैचेस उनका उतना अच्छा नहीं गया होगा। लेकिन आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, है ना। तो देखो 239 है यहाँ पर। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जैक एडवर्ड्स, जिनका नाम आपने ऊपर देखा था, पैटरसन तो है ही, साथ में निक लार्किन। पेसर्स का अपर हैंड तास्मानिया चेज नहीं कर पाई थी। शॉन अबॉट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और कोई खास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये एक मैच हुआ था क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 363 बना था पेसर्स का अपर हैंड, यहाँ पर भी है 334। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन रन्स यहाँ पे बहुत बने थे। और कुछ कुछ यहाँ पर स्पिनर्स को भी, लेग स्पिनर्स वगैरह थे जिनको यहाँ पर विकेट मिले थे। लेग स्पिनर्स यहाँ पर मैंने देखा है कि लगभग विकेट लेके ही जाते हैं, चाहे फिंगर स्पिनर को एक बार के लिए विकेट नहीं भी मिले। इस सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं तो उनको अगर हम कंसीडर कर लें तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स का मैच हुआ था विक्टोरिया के अगेंस्ट में। न्यू साउथ वेल्स ने बना था 318। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ओली डेविस दिख जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा करे हैं इस सीजन में। जितने भी मैचेस में उनको मौके मिले हैं, हर मैच पे उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। हालांकि पिछले मैच पे उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आने की वजह से, लेकिन इस बार फिर से उनके पास मौका भी आएगा, उनका रोल भी आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं सब कुछ समझा दूंगा आगे। और यहाँ पे कमिंस अबॉट वगैरह थे। अबॉट हमेशा ही अच्छा ही करते हैं, और बॉलिंग से भी 2 विकेट अबॉट के खाते में थे, साथ में दुआ शुइश और हैचर। और आखिरी जो मैच हुआ था क्वींसलैंड वर्सेस न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड 203 पर निपट गई थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से मिचेल स्टार्क 3 विकेट, और तो कोई यहाँ पर सैम्स तक अवेलेबल नहीं है, लियोन के 1 विकेट थे। न्यू साउथ वेल्स ने चेस कर लिया ह्यूजेस, जिनका हमने बहुत ही सही प्रेडिक्शन करा था, सिर्फ 14 या 15% सिलेक्शन था उनका, तो उन्होंने यहाँ पर शतक लगाया था। साथ में स्टीव स्मिथ, पेसर्स के विकेट्स यहाँ पर भी थे। तो जो चीज़ हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इवेंट हो सकता है। मैं आपको समराइज करवा देता हूँ कि ग्राउंड में जो होता है, रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, 300 के ऊपर बनते हैं, और लगभग चेज भी हुए हैं। चेज यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप 300 के ऊपर पहुँचा देते हैं स्कोर तो। पेसर्स का अपर हैंड है, बड़े स्कोर यहाँ पे बन सकते हैं, और छोटे मोटे स्कोर यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेज हो जाते हैं। बॉलरों में से पेसर्स ही हैं, उनको ही नंबर में भी ज़्यादा होते हैं, उनके विकेट ज़्यादा होते हैं। और स्पिनरों में से अगर आपको किसी को देखना है तो अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो आप कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं तो स्पिनर्स को इग्नोर ही करो, वही बेहतर है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमारे पास अवेलेबल हुआ है। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्या क्या आपको करना है, कहाँ कहाँ पे आपको काम करना होगा, कहाँ कहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, वो मैंने बता दिया है। अभी हम आ जाते हैं इंडिविजुअलिटी के ऊपर, ठीक है, मतलब प्लेइंग 11 के ऊपर कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो डैनियल ह्यूजेस से ओपनिंग करेंगे। अभी मैट गिल्स आ जाएंगे ओपनिंग पे वापस। पिछले मैच पे डेविड वार्नर ने ओपनिंग करा था, तो वो तो नहीं है, तो मैट गिल्स वापस आ जाएंगे ओपनिंग स्लॉट पे। उसके बाद निक लार्किन, कर्टिस पैटरसन, यहाँ पर या तो जैक एडवर्ड्स, या तो जेसन सांघा, या तो यहाँ पे तनवीर संघा का भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक लेग स्पिनर है वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनका जो है नंबर आ सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जैक एडवर्ड्स यहाँ पर बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो जेसन सांघा भी थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, और रिसेंटली मतलब करवा तो सकते हैं, मैं ये तो मुझे पता ही है कि करवा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे या नहीं इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। रिसेंटली शेफील्ड शील्ड का जो मैच हुआ था वहाँ पर जेसन सांघा ने बॉलिंग भी कराई हुई है। जेसन सांघा ने रिसेंटली जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ है वहाँ पर बैटिंग से भी शतक उन्होंने लगाया हुआ है, और बॉलिंग भी उन्होंने कराई हुई थी, डिसेंट ओवर्स, मेरे ख्याल से 2-3 विकेट भी निकाले हुए हैं। तो एक बहुत बड़े कॉन्टेंशन में आ जाते हैं जेसन सांघा कल के मैच में खेलने के लिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताता हूं कि 50 ओवर टूर्नामेंट्स में या लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जेसन सांघा उतने अच्छे अभी तक ट्रायड एंड ट्रस्टेड की लिस्ट में नहीं आए हैं, और स्मॉल लीग में रिस्की हो सकता है, बड़ी लीग में लेकिन आप इनको डेफिनेटली ट्राई करना। अच्छे टच में नजर आए थे शेफील्ड शील्ड में, वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, इनको पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थी, और बॉलिंग भी इन्होंने कराई हुई है, ठीक है। उसके बाद ओली डेविस इन फॉर्म है, आखिरी मैच तक भी वो जब वो खेल के गए हैं फॉर्म पे नजर आए हैं, और इस बार तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही से आने वाली है। पिछले जो मैचेस में उन लोग खेले थे, मतलब अगर वो नहीं भी रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता टीम को, क्योंकि ऊपर से डेविड वार्नर, हेनरी केस वगैरह ने अच्छा करके रन बना के रखा हुआ था। लेकिन इस बार जो है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारे प्लेयर्स, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मोजेस हेनरिकेस,
नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद शॉन अबॉट एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली सिडनी के ग्राउंड पर, स्पेशली रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं इनके, और जिस तरह के फॉर्म पर वो रहे हैं इंजरी के चलते, हालांकि इंजरी रही थी, उसके बाद किस तरह के लैब पे रहेंगे ये एक देखने वाली बात होगी, नहीं तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको लेकर। उसके बाद मिचेल स्टार्क, जिनके बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा बोलने वाला हूँ नहीं, आपको पता ही है क्या करते हैं, और बड़ा नाम है तो स्मॉल लीग में छोड़ भी नहीं सकते। नेथन लियोन, लियाम हचर, बेन द्वाशुइश एक और मस्ट हैव प्लेयर है बॉलिंग में से। अगर आप सही से देखेंगे ना तो देखो, मैं पंट्स की बात छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, फॉर्म की बात करूँ, तो आपको दिखेगा कि न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग अभी भी बुरी नहीं है। भले ही पैट कमिंस नहीं है, भले ही हेजलवुड वो एक ही मैच खेले थे तो उनका कोई बहुत इफेक्ट रहा भी नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, पैट कमिंस सिर्फ गए हैं। अगर मैं उनको कंसीडर कर लूँ तो फिर भी आप देखेंगे कि मिचेल स्टार्क आ गए हैं, समझ लो पैट कमिंस की जगह पर। शॉन अबॉट हैं, बेन द्वाशुइश जो कि हर मैच में विकेट लेने में सक्षम हुई, इवन बैटिंग से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। लियम हैचर हर मैच में उन्होंने विकेट निकाला हुआ है, ये भी बहुत अच्छे फॉर्म पर हैं। तो क्या ही चाहिए आपको, है ना। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत और ऑप्शन देखना है, नेथन लियोन, चलिए विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं उस तरह से, लेकिन एक प्रेशर तो बना के रख ही सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे जैक एडवर्ड्स भी थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, जेसन संगा की बॉलिंग करवा सकते हैं। तो बॉलिंग तो इनके पास अच्छी है, लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर दिक्कतें हैं। डैनियल ह्यूजेस, चलिए मान लिया मैंने कि फिर से वन मैन आर्मी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि पिछले सीजन में भी उन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या, बैट गिल्स ओपनिंग तो करेंगे इनके साथ। अभी इनके बारे में बताना ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा स्मॉल लीग में जो मैट गिल्स को लेने वाला है। लेकिन एक चीज़ है, बैट गिल्स जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था रिसेंटली साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में था, हालांकि जो कि उनकी बॉलिंग तो मतलब जग जाहिर हो चुका है कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है सीजन के शुरुआत से हर तरह के फॉर्मेट में। तो जो भी हो, तो मैट गिल्स ने दोनों ही इनिंग्स पे रन बना के रखा हुआ है रिसेंट शेफील्ड शील्ड के मैच में। जेसन संगा और मैट गिल्स ये दोनों एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे, जिनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था। वो मैच ड्रीम 11 ने लीड भी किया था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जनता जो थी इन दोनों की तरफ नहीं देख रही थी। लेकिन इन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था। जेसन संगा एज एन ऑलराउंडर काफ़ी अच्छा कर चुके थे, और मैट गिल्स की बैटिंग काफ़ी अच्छी नज़र आई थी, और ये कीपिंग भी करते हैं सही से। तो ये एक एडवांटेज आपके लिए हो सकता है, ये दोनों आपके लिए पंट्स भी बन सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, निक लार्किन कोई भी फॉर्म पर नजर नहीं आ रहे हैं। सीजन के शुरुआत में कुछ हद तक फॉर्म पर नजर आए भी थे, लेकिन उसके बाद से नहीं। कर्टिस पैटरसन रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की टाइम आ गई है इनके पास, कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म इनके पास भी नहीं है। उसके बाद ये जो स्लॉट होगा, इनएक्सपीरियंस स्लॉट होगा। अगर शेफील्ड शील्ड का जो मोमेंटम रहा है जेसन संगा के पास, अगर वो कंटिन्यू कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गई पानी में। उसके बाद ओली डेविस इन फॉर्म है, शॉन अबॉट ये भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप जेन्युइन बैट्समैनों की बात करें, इनफॉर्म प्लेयर्स की बात करें, तो डैनियल ह्यूजेस के अलावा उस तरह से कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी देने लायक है नहीं। तो यहीं पे मुझे लगता है कि न्यू साउथ वेल्स की टीम थोड़ा सा जो है पीछे हो सकती है, ठीक है। और यही मुझे लगता है दिक्कत दिलवा सकता है, चाहे न्यू साउथ वेल्स कितना भी अच्छा बॉलिंग करवा ले, बैटिंग में मुझे लगता है उनके लिए इशूज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर उनके बैटिंग में इशूज़ है तो सामने वाली टीम के जो बॉलर्स हैं उनकी तरफ से विकेट लेने के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे इनके पास क्या है, इनके पास है एस्टन अगार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनके पास है जेसन बेरेंडॉर्फ, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, और सामने कितने सारे राइट हैंड बैट्समैन हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर शॉन अबॉट को भी अगर कंसिडर कर लो 6 राइट हैंडर बैट्समैन तो इनके पास ऐसे ही अवेलेबल है। तो खाने की चीज़ें तो बहुत सारी होंगी जेसन बेरेंडॉर्फ और एस्टन अगार के पास, देखना होगा कि वो कितना खा पाते हैं। सामने वाली टीम की बात करें तो सैम वाइटमैन कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते कतई। उसके बाद जॉस फिलिपी आखिरी मैच में रन नहीं बना पाए थे, कुछ मैचेस में इस फिक्चर में रन है, लेकिन इनके सामने आएंगे मिचेल स्टार्क, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहेंगे आप इनके साथ। डार्सी शॉट उसके बाद आते हैं, बैटिंग सेशन में लिस्टेड होंगे, थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, एक लेग स्पिनर के ऑप्शन होंगे आपके पास, बस इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करनी ही मुझे लगता ज़रूरी है। कैमरन ग्रीन जिस तरह का शुरुआत उन्होंने करा था, जैसे जैसे टूर्नामेंट या सीजन आगे चलता जा रहा है, कतई फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहा है। और इस बार न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छी है, तो फिर से मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आ सकता है। नीचे आएंगे जॉश इंग्लिश, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फॉर्म पर भी हैं, कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको देंगे, तो एक अच्छे पिक बन सकते हैं आपके लिए। मिशेल मार्श, उसके बाद आरन हार्डी या एस्टन टर्नर में से कोई एक। एस्टन टर्नर थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, हालांकि मुझे लगता तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन है, और बैटिंग से थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं, हालांकि बहुत रेलिवेंट तो नहीं है, तो इसीलिए। उसके बाद एस्टन अगर, लैंस मॉरिस, बेरेंडॉर्फ और लियम गुथरी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बेंच पे डेविड वुडी का भी ऑप्शन होगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं कहना तो नहीं चाहूँगा। जो प्लेयर्स मेरे स्मॉल लीग में आपको ज़रूर दिख जाएंगे, सैम वाइटमैन यहाँ से, जॉश इंग्लिश यहाँ से,
उसके बाद एस्टन अगर जेसन बेरेंडॉर्फ, ये 4 आपको ज़रूर दिख जाएंगे। बाकी मुझे सोचना पड़ेगा। अभी देखिए आरन हार्डी अगर खेलते हैं तो एक ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा। तो आरन हार्डी या मिचेल मार्श में से आप किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि एज एन जेन्युइन ऑलराउंडर आपके लिए काम पे आ जाएंगे। कैमरन ग्रीन को मैं इनिशियली कंसिडर नहीं कर रहा। भले ही एक बहुत बड़ा डिस्क हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे उभरते सितारे नज़र आए हैं, लेकिन उस तरह के फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं और बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए अगर ये बॉलिंग 10 ओवर का करवाते तो मैं सोच भी लेता, लेकिन बॉलिंग क्योंकि नहीं करवा रहे हैं ज़्यादा, और इसीलिए मैं ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं रखना चाहूँगा इनको। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो अभी भी लोग कैमरन ग्रीन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है और मेरे ख्याल से इनका ही सबसे ज़्यादा शायद पॉइंट्स होगा, तो इसीलिए। बाकी मैं बहुत अगेंस्ट तो नहीं कहूँगा कि इनको टीम में नहीं रखो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी मुझे लगता है इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। सैम वाइटमैन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हर मैच पे उन्होंने इसी तरह रन बनाया हुआ है, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो, कोई सा भी मैच हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। उसके बाद मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश, और रिस्क लेना है तो एस्टन अगर बेरेंडॉर्फ में से। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करवा रही हो तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँ कि इन दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। रिस्क होगा लेकिन लॉजिकल है। न्यू साउथ वेल्स से बात करें तो डैनियल ह्यूजेस और शॉन एबॉट, इन दोनों में से अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। शॉन एबॉट को तो अभी भी काफ़ी लोगों ने वाइस कैप्टन बना के रखा हुआ है, तो एक ऑप्शन है। डैनियल ह्यूजेस को शायद लोग अभी रिस्क नहीं ले, लेकिन जैसा हमारा ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमारे रिसर्च हैं और रिकॉर्ड्स हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इनको जो है कैप्टन बनाने के लिए। उसके बाद मिचेल स्टार्क और हेजलवुड यहाँ से, और रिस्क लेना है तो ओली डेविस, मैट गिल्स और जेसन संगा, जो हमारे लिए 3 तुरप किक के बन सकते हैं। ओली डेविस को मैं समझता हूँ कि फिर भी लोग लेंगे, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास वहाँ पे, लेकिन इन दोनों में से मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा जो है कंसिडर करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा सेफ है। यहाँ पर भी 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। मालूम कौन? एक है जॉस इंग्लिश, एक है मिचेल मार्श। अभी आप कहेंगे कि जॉस इंग्लिश के बारे में भाई साहब क्या नेगेटिव मिल गया आपको, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं और कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। अभी मैं इनका कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, है ना। जॉश इंग्लिश का जितना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने वाका के ग्राउंड पर, स्पेसिफिकली वाका मैं कह रहा हूँ, पर्थ भी नहीं कह रहा, वाका में मैंने देखा है ना, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने और किसी ग्राउंड पे इनका नहीं देखा है। ठीक है, और जॉश इंग्लिश इस बार जो है आने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, हालांकि मेरे पास तो कोई क्रेडिट इशू नहीं है, नहीं तो मैं इसे शायद जॉश इंग्लिश को हटा भी देता, लेकिन ये एक चीज़ है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि स्मॉल लीग में ये रिस्क ले लो, लेकिन ये एक चीज़ है। और दूसरा है मिचेल मार्श का। ठीक है, उनका कोई खास रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे नहीं है, हालांकि जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह काम पे आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने रख लिया है। लेकिन जॉश इंग्लिश एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो काम कर सकते हो, बड़ी लीग में कर लेना, छोटी लीग में कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है हमारे लिए। अच्छा, 10 प्लेयर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी एक प्लेयर का स्लॉट बाकी है। इवन आप कह सकते हो अगर आप ये जॉश इंग्लिश का भी रिस्क लेते हो या फिर ओली डेविस को नहीं रखते हो, तो 2 प्लेयर्स के ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। अभी कौन कौन से प्लेयर मेरे लिए मस्ट है, पहले मैं वो बता देता हूँ। डैनियल ह्यूजेस, शॉन एबॉट, एस्टन अगर, द्वाशुइस, बेरेंडॉर्फ और स्टार्क, ये मेरे हो गए 6 मस्ट हैव्स। ठीक है, 7वां प्लेयर मैं मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा 7वां प्लेयर वाइटमैन, 7 प्लेयर्स मेरे लिए मस्ट हैव हैं। 8वां प्लेयर ओली डेविस को मैं मोस्ट प्रोबेबली रखूंगा मेरे टीम में, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है इनको ड्रॉप करने का और इनको इग्नोर करने का। अच्छे फॉर्म पर नजर आए तो इस बार तो बैटिंग भी मेरे ख्याल से पूरी आ जानी है इनके पास। अच्छा, अभी कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप कहाँ सकते हो? मैट गिल्स मैंने बता दिया रीज़न। कर्टिस पैटरसन पूरे टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म पे नहीं थे, अभी भी अच्छे फॉर्म पे नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको जो 11 प्लेयर है उनकी सूची में मैं तीसरे स्थान पे इनको रखूंगा, मैट गिल्स और यहाँ पे जेसन सांगा के बाद। जेसन सांगा ने फिर भी कुछ दिखाया है और ये बॉलिंग भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो इसीलिए उसके बाद मैं रखूंगा कर्टिस पैटरसन को। ठीक है, और अगर आपको सेफ देखना है तो सेफ मेरे ख्याल से लोग जो है डार्सी शॉट के साथ जाएंगे। मैं तो ताज्जुब हो गया था लास्ट जो मैच डार्सी शॉट खेले थे, मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तास्मानिया के मैच में बहुत सारे जनता ने इनको कैप्टन बनाया हुआ था। मतलब रीज़न तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन चलो बनाया था, तो ये एक चीज़ हो सकता है कि डार्सी शॉट को लोग टीम में रख लें। ठीक है, लेकिन बैटिंग से ये भी कोई फॉर्म पे नज़र नहीं आए हैं कतई। बॉलिंग थोड़ी सी करवा सकते हैं और लेग स्पिनर है क्योंकि, तो ये एक आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। तो ये कुछ ऑप्शन है 3-4 जहाँ पर आप 1-2 प्लेयर्स को ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में कैमरन ग्रीन है, अभी थोड़ा थोड़ा इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको अपोनेंट ज़रूर आएगा जिनको कैप्टन मैक्सवेल बना के जाएगा।
नीचे अगर हम आए तो आरॉन हार्डी शायद उनको खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे चांस नहीं लग रहा है। बोलरों में से लियम हैचर, जो मुझे नहीं लगता कोई भी इनकी तरफ जाने वाला है, लेकिन कोई रीज़न नहीं है इनको अंडर एस्टिमेट करने का। हर मैच फिर उन्होंने विकेट निकाला हुआ है जब भी उनको खेलने का मौका मिला है। और लियम गुथरी का भी वैसा ही है, कोई रीज़न नहीं है अंडर एस्टिमेट करने का इनको। मतलब मल्टीपल टीम्स बना रहे हो तो कंसीडर करते रखना। स्मॉल लीग में मेरे पास बेटर ऑप्शंस थे तो मैंने रख लिया। और हैं यहाँ पर जैक एडवर्ड्स भी, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैक एडवर्ड्स, जेसन संगामी से जो भी खेले मतलब वही। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो देखिए ये एक दो स्लॉट है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। बाकी बड़ी लीग में ऑल्टरनेट करते रहना। जिन प्लेयर्स की मैंने बात बताई जैसे कि लियम हैचर, जैसे कि लियम गुथरी, ये कुछ प्लेयर्स हैं। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें, देखिए जितने रिकॉर्ड्स हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं, मुझे नहीं लगता कि डैनियल ह्यूजेस के बाहर मैं जा पाऊँगा। बैकफायर कर सकता है, बैट्समैन है। पिछले मैच में भी आपने देखा सैम हार्पर किस तरह से आउट हुए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं शायद नहीं जा पाऊँ डैनियल ह्यूजेस के बाहर। अगर आपको सेफ जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, शॉन एबॉट के साथ जा सकते हैं। रिकॉर्ड्स इनके सही हैं और सिडनी ग्राउंड पे हमेशा ही एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले बैट्समैन है, प्लेयर हैं। उसके बाद एस्टन अगार, जो कि इस तरह के फॉर्मेट में हमेशा ही अच्छा करते दिखे गए हैं, पास्ट में भी। रिस्क लेना है सैम वाइटमैन, हालांकि ये रिस्क तो नहीं होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी इनको कैप्टन लोग क्यों नहीं बना रहे हैं। मतलब कोई रीज़न तो नहीं है, हर मैच में रन बनाया है, ठीक है। अभी भी कंटिन्यूसली रन बनाते जा रहे हैं, फिर भी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो ये मुझे मेरे लिए थोड़ा ताज्जुब है। बड़ा नाम नहीं है इसीलिए शायद यही रन शायद अगर शॉन मार्श या डेविड वार्नर बनाते तो लोग डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते, लेकिन मुझे नहीं पता सैम वाटसन को क्यों नहीं बना रही ये लोग। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। अभी अगर आपको रिस्क लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाला रिस्क लेना है, तो बॉलरों में से आप जा सकते हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करे तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा बेरेंद्रॉफ के साथ जाइए। चाहे पावर प्ले में इनको विकेट मिले, मतलब फर्स्ट ओवर में विकेट मिले नहीं मिले, डेथ ओवर्स में इनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है विकेट मिल जाए। क्योंकि बीच में जो बैटिंग है ना न्यू साउथ वेल्स की, बहुत ज़्यादा खोखली नज़र आ रही है मुझे। और बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो या तो आउट ऑफ फॉर्म है या तो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो यहाँ पे एक्सपोज हो सकते हैं। और यहाँ पर मिचेल स्टार्क तो ऑफकोर्स हैं जिनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप स्मॉल लीग में जा सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। मैंने मेरा चॉइस बता दिया है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करना। मैंने थोड़ा लंबा बनाया है ताकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहे जो फाइनल में आपसे छूट जाए। सबको सबके पता है कौन कौन सा प्लेयर क्या क्या करता है, तो वो सब बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कोशिश करी है जितना ज़्यादा लॉजिकली हो सके, जितना ज़्यादा डेप्थ में हो सके आपके सामने सब कुछ रखने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। गिव अवे का पार्ट ज़रूर बनना, क्या पता आपका लग अच्छा हो जाए और आप गिव अवे जीत जाओ, तो वो भी कर लेना। और तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।